एंड द ऑब्जेक्ट 65 इज सोल्ड। ये बोलकर एक आदमी ने जोर से लकड़ी के बने हुए टेबल पर लकड़ी का ही हथौड़ा दे मारा। ये बोलते ही स्टेज के बीचों बीच बिकिनी में खड़ी लड़की, जिसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई थी, उसे घसीटते हुए स्टेज से दूसरी तरफ लेकर जाया गया। उस लड़की के हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे। दिखने में वो लड़की बहुत कम उम्र की और बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उसके चेहरे पर मारपीट चोटों के कई निशान थे। वो 18-19-20 साल की लड़की इतनी डरी हुई थी कि ऊपर से नीचे तक कांप रही थी और डर के मारे किसी भी वक्त बेहोश होने की हालत में थी। एक बड़े से बंगले के बड़े से हाल में ऑक्शन चल रहा था, और यहाँ पर जिस चीज को ऑब्जेक्ट और उसके दिए गए नंबर से पुकारा जा रहा था वो असल में कोई निर्जीव चीज नहीं बल्कि जीता जागते इंसान थे। सारे ऑब्जेक्ट्स उन लड़कियों को बोला जा रहा था जिन्हें यहाँ पर बेचा जा रहा था, और इन्हें खरीदने वाले लोग वो थे जिन्हें शहर में इज्जतदार खानदानों के लोग कहा जाता है, यानी कि बहुत पैसे वाले अमीर लोग जिनके नाजायज शौक भी है, जिन्हें पूरा करने के लिए वो यहाँ पर खुद के लिए स्लेव्स खरीदने आए हैं। सेक्स स्लेव्स। जी हाँ, ये दुनिया एक तरफ से जहाँ बहुत खूबसूरत, रंगीन और जीने लायक दिखाई देती है, वहीं इसका एक काला सच ये भी है। माफिया की बुराई के दलदल में अक्सर इन लड़कियों को गिराया जाता है और फिर वो दलदल इन्हें निगल जाता है। एक तरफ जहां औरतों को देवी बनाकर पूजा जाता है, वहीं दूसरी तरफ एक घिनौना सच ये भी था कि उन्हें सिवाय एक भोग की वस्तु के और कुछ भी नहीं समझा जाता। यहाँ मौजूद सारी की सारी लड़कियों की उम्र बहुत ज्यादा कम थी, 25 साल से ऊपर तो शायद ही कोई होगी, और शुरुआत ही 13-14 साल से की गई थी, जिनमें कुछ बच्चियों भी आती हैं। यहाँ मौजूद लड़कियों को या तो किडनैप किया गया है, या धोखे से उन्हें बेचा गया है, या फिर अपना कर्ज वसूलने के चक्कर में उनका सौदा किया गया है। लड़की को स्टेज से नीचे उतरते ही दूसरी लड़की को स्टेज पर चढ़ा दिया जाता, वो भी सिर्फ बिकिनी में, ताकि उसके हुस्न की नुमाइश अच्छे से हो सके, और फिर सामने कुर्सियों पर बैठे बड़े बड़े बिजनेसमैन दिल खोलकर उन लड़कियों पर बोली लगाते। जो लड़की वजन और बहुत खूबसूरत होती उसकी बोली बहुत ऊंची लगती। फिलहाल तो सबसे ऊंची बोली इस लड़की की लगी थी, जिसे अभी अभी स्टेज से लेकर जाया गया। उसको कंधों पर लाद कर एक कमरे में लाया गया और लाकर वहीं पर फर्श पर पटक दिया गया। बेचारी मासूम ऊपर से नीचे तक कांप थी, उसके शरीर में कोई ताकत मौजूद नहीं थी, सिर्फ दर्द था। उसमें इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। उसे कमरे में लाकर पटकने वाले इंसान ने सामने खड़े इंसान की तरफ देखा और कहा, चेक। अंधेरे में एक इंसान खड़ा हुआ था। ये वही इंसान था जिसने स्टेज पर इस लड़की की सबसे ऊंची बोली लगाई थी। इतनी ऊंची बोली कि सब लोग हैरान रह गए। इस लड़की की बोली 10 लाख से शुरू हुई, पर सामने खड़े आदमी ने इस लड़की की बोली को पूरे 5 करोड़ लगाया था, जो किसी ने भी नहीं लगाया था। उस आदमी ने एक चेक अंधेरे से रोशनी की तरफ किया तो माफियामैन ने चेक अपने हाथों में लेकर अमाउंट देखा, जिसे देखकर उसके होठों पर एक कुटिल और गहरी मुस्कुराहट आ गई। उसके बाद उसने हल्का सा सर हिलाया और फिर वहां से चला गया। वो लड़की तो कुछ सोचने समझने की हालत में भी नहीं लग रही थी। रो रो कर उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे। इतने दिन से भूखी थी कि शरीर में कोई भी जान बाकी नहीं थी। तभी उसने महसूस किया कि कुछ कदम चलकर उसकी तरफ आ रहे हैं। आंखों पर पट्टी थी, हाथ पिछली तरफ बंधे हुए थे। वो बस बहुत बेबस होकर जमीन पर पड़ी थी। उसे जूते के खटखट की आवाज सुनाई दे रही थी। कोई उसके करीब आया तो उसकी नाक में एक परफ्यूम की महक गई, बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की महक। शायद यही वो आदमी है जिसने सबसे ऊंची बोली लगाई थी। वो लड़की और भी ज्यादा घबरा गई। कुछ देर तक उसे कोई आहट महसूस नहीं हुई, पर वो यही है, सामने बैठा है और उसे देख रहा था। उसने जैसे ही उस लड़की के कंधे को टच किया, वो लड़की कांप गई, ऊपर से नीचे तक। उस आदमी ने धीरे से उसके बालों को पीछे की तरफ किया और फिर उसकी पीठ पर जलने के एक निशान पर उसकी नजर पड़ी। उसकी गहरी आंखें सिकुड़ गई। उस निशान पर अपनी उंगली घुमाते हुए उसने पूछा, ये दाग कैसे आया? उसकी ठंडी उंगली के टच से उस लड़की को अपनी बॉडी में जैसे कट महसूस हुआ। उस आदमी की आवाज बहुत डीप और वजनदार थी। वो लड़की इतनी घबराई हुई थी कि उसकी जुबान तक नहीं खुली, लेकिन उसका कांपता हुआ शरीर उस आदमी को साफ महसूस हो रहा था। उसने एक बार फिर से पूछा, ये दाग कहाँ से आया? इस बार उसकी आवाज में जोर था, पहले से ज्यादा गहरी आवाज थी, जिसने उस लड़की के रोंगटे खड़े कर दिए थे। कांपती हुई आवाज में उस लड़की ने कहा, बचपन में जल गई थी। कुछ सेकंड तक उस आदमी की कोई आवाज नहीं आई, फिर उसने कहा, ऐसे निशान और भी हैं? उस लड़की ने ना में सर हिला दिया। उसका पूरा चेहरा पसीना पसीना हो गया था और सांस धड़कनों की तरह तेज थी। उस आदमी ने एक गहरी सांस ली। वो लड़की कांपती हुई आवाज में बोली, आपने मुझे खरीदा है? कुछ सेकंड फिर से उसे सन्नाटा ही महसूस हुआ। उसकी धड़कनें अब तक नॉर्मल नहीं हुई थी। फिर उसके कानों में उसकी आवाज फिर से पड़ी, हाँ। उस लड़की के माथे पर पसीना आ गया। मैंने तुम्हारी पूरे 5 करोड़ की कीमत चुकाई है, तो तुम अब मेरी हुई।
लड़की की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। तभी एक आदमी भागता हुआ आया और बोला, बॉस जल्दी चलिए यहां से, वो लोग आ गए हैं। सामने खड़े लड़के की बात सुनकर उस लड़की के पास बैठे आदमी के एक्सप्रेशन सीरियस हो गए। उसने लड़की की तरफ देखकर कहा, टाइम टू लीव बेबी गर्ल। उस लड़के ने लड़की को उठाकर अपने कंधे पर डाला और वो दोनों वहां से चले गए। वो लड़की बहुत घबराई हुई थी पर मुंह खोलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। जो आदमी स्टेज के बगल में एक टेबल के पास खड़ा लड़कियों की लगवा रहा था, एक आदमी भागता हुआ उसके पास आया और उसके कानों में आकर कुछ ऐसा बोला जिसे सुनकर उसे आदमी की आंखें बड़ी हो गई और चेहरे का रंग एकदम से सफेद पड़ गया। उसने डिसबिलीफ के साथ उस आदमी की तरफ देखा। वह यकीन नहीं कर पा रहा था, क्या सच में वह लोग आ गए? इन्फॉर्मेशन देने वाले आदमी ने तुरंत सीरियस होकर अपना सर हाँ में हिलाया। उसके बाद बड़े से बंगले का बड़ा सा दरवाजा खोल दिया जाता है और अचानक ही हवाओं के टेम्परेचर में जैसे गिरावट सी महसूस होती है। सब लोग पलटकर देखते हैं कि ये अचानक कौन आ गया। जैसे ही सब लोगों ने पलटकर देखा, वहां खड़े माफिया के लोग काफी हैरान हो गए। सबसे पहले तकरीबन 20 बॉडीगार्ड हाथ में बड़ी बड़ी बंदूकें लेकर वहां पर पहुंचते हैं और लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। जितने लोग कुर्सी पर बैठे हुए थे वो खड़े हो गए। उन्हें लगा शायद कोई बहुत बड़ा आदमी आया है। तभी अचानक काले सूट बूट, आंखों पर चश्मा, हाथ में महंगी घड़ी, पांव में चमचमाते जूते और अपने लंबे चौड़े शरीर के साथ चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन दिए हुए एक धमाकेदार आदमी की बंगले के अंदर एंट्री होती है। वह आदमी कोई और नहीं गौतम था। वो जैसे ही बंगले के अंदर आता है वैसे ही तुरंत एक आदमी बड़ी सी कुर्सी को वहां लेकर आता है और रख देता है। गौतम अपने कोट का बटन खोलता है और फिर रिलैक्स होकर कुर्सी पर बैठ जाता है। फिर वह आराम से अपनी पीठ लगा लेता है और एक पैर के ऊपर अपना दूसरा पैर रखकर सामने स्टेज पर देखता है। माफिया के लोगों को छोड़कर बाकी लोगों को ज्यादा अंदाजा नहीं था कि ये आदमी कौन है, लेकिन कुछ लोग इसे पहचानते थे। ये बिजनेसमैन है, शहर का काफी बड़ा बिजनेसमैन है। लेकिन ये उसकी असली पहचान नहीं थी। उसकी असली पहचान ये थी कि गौतम द ग्रेट माफिया किंग कबीर डोगरा का असिस्टेंट है, उसका बेस्ट फ्रेंड और जिगरी यार। कबीर के नाम का जलजिला आज भी अंडरवर्ल्ड की दुनिया में काफी ज्यादा भयानक था। आज भी बड़े बड़े माफिया कबीर को अपना गुरु मानते थे। गौतम ने कोल्ड आवाज में कहा, यहाँ जितनी भी लड़कियों को बेचा जा रहा है उन सबको मेरे सामने लेकर आओ। गौतम के इतना बोलते ही बाकी किसी की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती। माफिया के लोग सारी लड़कियों को एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं। गौतम ने अपनी कोल्ड आंखों को घुमाकर दूसरी तरफ देखा। कुछ लड़कियां जिनके गले में बेल्ट पहनाई गई थी, जैसे कि वह इंसान नहीं पालतू जानवर है, और उनकी बेल्ट को दिया गया था उनके मालिकों के हाथों में। वो आदमी जिन्होंने लड़कियों को खरीदा था वो उन्हें लेकर खड़े थे। गौतम की आंखें हल्की डार्क हो गई और चेहरे की ठंडक और भी बढ़ गई। मैंने कहा सारी लड़कियां, सारी की सारी। उसके इतना बोलते ही जो बिजनेसमैन थे वो हैरान हो गए। जिन्होंने लड़कियों को खरीद लिया था वह तो और भी ज्यादा हैरान हो गए। एक आदमी ने आगे आते हुए कहा, तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर ये दखलंदाजी करने की? क्या मतलब है तुम्हारा कि सारी लड़कियां जिन्हें हम खरीद चुके हैं उनसे तुम्हारा क्या लेना देना है? उस आदमी ने अपने हाथ में बेल्ट पकड़ी हुई थी। गौतम ने उस आदमी की तरफ देखा। उसे आदमी की उम्र काफी ज्यादा थी, 50-55 साल का, और उसके बगल में एक 17-18 साल की खूबसूरत सी लड़की बिकनी में खड़ी थी, जिसके गले में पट्टा था और उस बेल्ट को उसे आदमी ने अपने हाथ में कस के पड़ा हुआ था। गौतम ने काफी कोल्ड आवाज में उस आदमी से कहा, मिस्टर आहूजा, मिस्टर जयसिंह आहूजा, यही नाम है ना तुम्हारा? उस आदमी के मुंह से अपना असली नाम सुनकर मिस्टर आहूजा काफी ज्यादा हैरान हो गए। तुम्हें मेरा असली नाम कैसे पता? गौतम ने अपनी उंगलियों को अपने पैर पर हल्का सा बजाते हुए कहा, जिस लड़की को तुमने सेक्स स्लेव बनाकर अपने बगल में खड़ा किया है उसी लड़की की उम्र की तुम्हारी एक बेटी है, प्रतिज्ञा आहूजा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? ये सुनकर तो उस आदमी की हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा, पर वो गुस्से में बोला, कौन हो तुम और मेरी फैमिली के बारे में बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें कैसे पता मेरे और मेरी बेटी के बारे में? गौतम ने कहा, आज तुम्हारे बगल में एक अनजान लड़की खड़ी है, कल इसी तरह से बदन पर बिना किन्हीं कपड़ों के गले में पालतू जानवर के पट्टे के साथ तुम्हारी बेटी किसी के सामने खड़ी होगी। क्या तुम्हें ये मंजूर है? ये सुनकर मिस्टर आहूजा का खून उबलने लगा। वो जोर से चिल्लाकर बोला, अपनी जुबान पर लगाम रखो समझे। गौतम से इतना जोर से चिल्लाने की उसने हिम्मत की कि वहां पर खड़े बाकी माफिया मैन काफी ज्यादा हैरान थे और समझ गए थे कि इस आदमी की बैंड बजाने वाली है, क्योंकि गौतम के सामने कोई आंख उठा के उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था, और ये आदमी तो चिल्ला रहा था। गौतम ने फिर भी शांति से काम लेते हुए उस आदमी से कहा, तुम्हारे परिवार के लिए मैं तुम्हें जिंदा रहने का एक मौका देता हूं। इस लड़की को यहीं पर छोड़ो और दफा हो जाओ इसी वक्त। मिस्टर आहूजा की आंखें कड़क हो गई। अच्छा,
और अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो 100 जोड़ कमेंट्स कमेंट कंपलसरी है, कृपया इस पर कमेंट करके ही अगले एपिसोड पर जाएं। सारी लड़कियों की कीमत। मिस्टर आहूजा ने गौतम के सामने आकर उसे उंगली दिखाते हुए कहा, तुम चाहे जो कोई भी हो, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मैंने इस लड़की को रकम देकर खरीदा है, ये मेरी सेक्स स्लेव है। मैं जो चाहे इसके साथ करूं और इसे मैं किसी के लिए भी नहीं छोड़ूंगा, समझे तुम? गौतम शांति से बैठा उसकी तरफ देखता रहा, चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे। मिस्टर आहूजा के बगल में खड़ी वो लड़की जिसे वो अपनी सेक्स स्लेव बता रहा था, सर झुका कर खड़ी थी। उसके शरीर पर चोटों के बहुत निशान थे, हल्का सा कांप रही थी और बहुत ज्यादा डरी हुई थी, रो रो कर आंखें लाल हो चुकी थी। गौतम ने एक गहरी सांस लेकर अपने चश्मे आंखों से उतरे और फिर उसे शर्ट में फंसाते हुए कहा, तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? मिस्टर आहूजा ने कहा, बिल्कुल आखिरी फैसला है। नहीं छोड़ूंगा इस लड़की को, जा तुझे जो करना है वो कर ले, मैं नहीं डरता तुझसे। गौतम ने हल्का सा अपना सर हिलाया और फिर अपने गार्ड की तरफ तिरछी नजरों से देखा। गार्ड ने तुरंत गौतम के इशारे को समझा और वो मिस्टर आहूजा के पास गया। मिस्टर आहूजा बिल्कुल अलर्ट होकर खड़ा हो गया, लेकिन उसने मिस्टर आहूजा से कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसे लड़की के गले में बंधे हुए पट्टे को खोल दिया। आहूजा चिल्लाकर बोला, क्या कर रहे हो तुम? यह क्या दादागिरी है? छोड़ो इस लड़की को। लेकिन गार्ड उस लड़की को वहां से ले गया। मिस्टर आहूजा देखता रह गया। गार्ड ने उस लड़की को बाकी लड़कियों के साथ खड़ा कर दिया और वापस अपनी जगह पर आकर खड़ा हो गया। मिस्टर आहूजा ने गुस्से में गौतम की तरफ चिल्लाकर कहा, तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ? 1 मिनट में तुम्हें खत्म करवा सकता हूँ, तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो कौन तुम? गौतम ने अपने उंगली को ऊपर उठकर हल्की सी चुटकी बजाई। उसने सिर्फ इतना ही किया था कि सारे गार्डों ने अपनी बंदूकन को तैयार करके उस आदमी पर पॉइंट कर लिया। मिस्टर आहूजा ने जब ये देखा तो उसकी आंखें फट गई और चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। लेकिन भयानक नजर तो अगले पल का था जब सब ने एक साथ गोलियां चलाई और मिस्टर आहूजा के शरीर को छलनी बनाकर रख दिया, जिसमें बस छेद ही छेद थे। उसे इतनी गोलियां लगी कि उसके अंदर कम से कम 100-200 गोलियां जा चुकी थी। धड़ाधड़ गोलियों की आवाज से पूरा बांग्ला गूंज उठा और वहां पर जितने लोग खड़े थे उनके पैर कांपने लगे। कई लोगों की तो पेंट तक गीली हो गई। इतना भयानक नजारा उन लोगों ने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। देखते ही देखते गौतम के इशारे से गोलियां चलनी बंद हुई और मिस्टर आहूजा खुली आंखों के साथ बस नीचे गिरकर ढेर हो गए। सारी लड़कियां तो एक दूसरे से चिपक गई थी, इतना ज्यादा डर गई थी। उसके बाद एक गार्ड आगे आया, मिस्टर आहूजा की टांग पकड़कर उसे घसीटता हुआ वहां से उसकी लाश को ले गया। गौतम एक गहरी सांस लेकर आराम से पीठ लगाकर कुर्सी पर बैठा हुआ बाकी सब की तरफ देखता है। उसकी ऐसी नजरों को अपने ऊपर देखते ही जो अपनी खरीदी लड़कियों को लेकर खड़े थे उन्होंने तुरंत हाथों से पेट छोड़ दिए और पीछे हट गए। सारी लड़कियां घबराती हुई बाकी लड़कियों के साथ आकर खड़ी हो गई। अभी एक बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड का डॉन चलकर सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आता हुआ बोला, क्या बात है? सबने सीढ़ियों की तरफ देखा। ऊपर से नीचे तक काले कपड़ों में हाथ में सिगार फूंकते हुए एक आदमी अपने कोल्ड ओरा के साथ नीचे उतर रहा था। मैं भी सोचूं कि ये अचानक शोर किस चीज का है। मुझे बताया क्यों नहीं कि मिस्टर डोगरा के असिस्टेंट आए हैं। पधारिए श्रीमान जी, रावण की लंका में हनुमान जी का स्वागत है। ये बोलकर वो आदमी उतरता हुआ गौतम के पास चलकर आया। उसके आदमी ने भी तुरंत कुर्सी लाकर वहां रखी और वो आदमी आराम से रिलैक्स होकर गौतम के बिल्कुल अपोजिट साइड पर बैठ गया। उस आदमी का नाम वनराज राणा था। वनराज राणा भी एक जाना माना माफिया मैन था, जिसकी क्रूएलिटी के किस दुनिया भर में मशहूर थे। ऐसा कौन सा गलत काम या गलत धंधा था जो वो नहीं करता था। उसका खौफ चारों तरफ था। वनराज राणा ने कहा, तो बोलिए, आज अचानक मेरी छोटी सी लंका में आपका आना कैसे हुआ? गौतम ने काफी ठंडी आवाज में जवाब दिया, तेरी लंका का दहन करने आया हूं। इस बात पर वह नाराज हंसने लगता है। सीरियसली? देखिए गौतम महाराज, हम कबीर डोगरा जी की बहुत इज्जत करते हैं, उन्हें बहुत मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके लोग हमारे काम धंधे में इस तरह से रुकावट पैदा कर सकते हैं। यहाँ सबको अपने काम से काम रखना चाहिए, इतना तो तुम्हें पता ही होगा ना। गौतम ने कहा, जानता हूं और चिंता मत करो, हम तुम्हारे धंधे में कोई रुकावट नहीं डाल रहे। मैं इन सारी लड़कियों को बाकायदा खरीद कर यहाँ से लेकर जाऊंगा। तो बोलो, क्या कीमत है इन सारी लड़कियों की? मुझे सारी की सारी चाहिए, किसी एक को भी यहाँ नहीं छोड़ना, सबकी कीमत बोलो। वनराज अपनी आईब्रोज ऊपर उठा लेता है और पलटकर लड़कियों की तरफ देखता है। तकरीबन 80-90 लड़कियां थी। फिर वो गौतम की तरफ देखकर बोला, तुम्हें पक्का ये सारी लड़कियां चाहिए? तुम हर बार मुंह उठाकर क्यों चले आते हो? क्यों इतना धन लुटा रहे हो इन लड़कियों पर? अरे आज इन्हें आजाद कर भी दोगे तो कल फिर से ये यहीं पर पहुंच जाएंगी। इनकी किस्मत ही ये है, तुम्हें पता है।
इनमें से कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें बेचने वाले उनके अपने माँ बाप और रिश्तेदार ही हैं। तुम इन लड़कियों को बचाना चाहते हो? सीरियसली? गौतम ने कहा, फालतू की बकवास बंद करो और कीमत बोलो। मेरा हर सेकंड बहुत कीमती है और तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। इस बात पर वनराज राणा हल्का सा हंस देता है और कहता है, तुम हवा की तरह आते हो और तूफान की तरह तबाही मचा कर चले जाते हो। कभी तो बैठकर हमारे साथ भी चाय कॉफी पिया करो। गौतम ने कहा, कोशिश करना वो दिन ना ही आए, कीमत बोलो। वनराज कुछ सेकंड तक चुप रहा और फिर मुंह खोला, 100 करोड़। गौतम ने कहा, 200 दूंगा। ये सुनकर वनराज राणा भी हैरान रह गया और बाकी सब भी। गौतम अपने पैर को नीचे रखा है, कोहनियों को घुटनों पर रखकर जरा सा आगे आता है और बहुत डाक आवाज में कहता है, लेकिन यहाँ पर आए हुए सारे आदमियों में से एक भी वापस घर लौटकर नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर वहां खड़े बिजनेसमैन जितने भी लोग थे पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। कुछ सोचकर वनराज राणा के होठों पर तिरछी से मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, डन। ये बोलते ही सब लोग और ज्यादा चौंक गए। ये सब क्या हो रहा है? क्या मतलब है हमें यहां से वापस नहीं जाने दोगे? क्या कर रहे हो तुम लोग? हमें जाने दो यहां से। वो लोगों में अचानक ही खलबली मच गई, लेकिन वो भागने की कोशिश करें इससे पहले ही चारों तरफ से गार्डों ने उन्हें घेर लिया और धड़ाधड़ उन पर गोलियों की फायरिंग शुरू हो गई। मंजर इतना खौफनाक था कि सबके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। लड़कियां तो इतनी ज्यादा घबरा गई कि उनके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया, लेकिन वनराज के होठों पर बस तिरछे से मुस्कुराहट थी। गौतम चुपचाप अपने कोल्ड एक्सप्रेशंस के साथ बैठा हुआ था। जैसे ही सारे आदमी खत्म होते हैं, गौतम अपनी जेब से 200 करोड़ का चेक निकालकर वनराज को दे देता है। वो खड़ा होकर अपना सूट ठीक करता है और फिर वनराज भी खड़ा होकर अपने हाथ को आगे बढ़ता है। डोगरा साहब को बोलना कि मैं बहुत याद कर रहा था, उनसे आजकल मिलना कम ही होता है। गौतम ने हाथ नहीं मिलाया, बस इतना कहा, जिस दिन उनसे मिलने का वक्त आ गया, समझ लो तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया। ये बोलकर गौतम अपने आदमियों को कुछ इशारा करता है और फिर वहां से चला जाता है। गौतम के आदमी सारी लड़कियों को लेकर तुरंत वहां से गौतम के साथ निकल जाते हैं। वनराज राणा चेहरे पर एक तिरछी से मुस्कुराहट के साथ उसे जाता देखता है। साला जब भी आता है फाड़ के चला जाता है, कमाल का आदमी है। फिर उसने हाथ में पड़े हुए चेक को देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। फिर उसने जमीन पर पड़े लाशों के ढेर की तरफ देखा और कहा, गोदाम में ले जाओ इन्हें, देखना उनके शरीर का कोई अंग बेचने लायक बचा है या नहीं। अगर बचा है तो निकाल लो, नहीं तो पीछे वाली जमीन में दफना देना सबको। ये बोलकर वो वहां से चला गया। गौतम अपनी गाड़ी के पास जाता है, तभी एक कॉल उसके पास आता है। गौतम कॉल रिसीव करके कहता है, काम हो गया, मैं कल मिलता हूं। कुछ सेकंड बात करके वो कॉल कट कर देता है। तभी एक आदमी गौतम के सामने आकर खड़ा हो जाता है जो उसका गार्ड था। उसने कहा, सारी लड़कियों को कपड़े पहनाकर आपकी बताई जगह पर पहुंचाने का इंतजाम कर दिया है, लेकिन। इतना बोलकर वो चुप हो जाता है। गौतम की आईब्रो सिकुड़ जाती है। लेकिन क्या? उस आदमी ने कहा, सुना है एक लड़की इनमें नहीं है, उसको ले जाया जा चुका है। उसे खरीदने वाला कौन था कुछ भी नहीं पता। उसके बारे में जानने की कोशिश की लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। यहां तक कि उसका चेहरा भी नहीं देखा किसी ने, बस लड़की को लेकर चला गया। गौतम को सेकंड चुप हो जाता है। उसके चेहरे के हाव भाव काफी सीरियस थे। फिर उसने गार्ड से कहा, कोशिश करो अगर पता लगा सको तो। गार्ड ने तुरंत डिटर्मिनेशन में अपना सर हिलाया। गौतम गाड़ी में बैठकर निकल गया। एक बड़े से बंगले के बाहर एक गाड़ी आकर रुक जाती है। गाड़ी चलाने वाला गाड़ी से बाहर निकलता है और गाड़ी की पिछली सीट पर पड़ी लड़की को बाहर निकालकर ब्राइडल स्टाइल में उठाता है और बंगले के अंदर ले जाता है। उस लड़की की आंखों से अब तक पट्टी नहीं हटी और ना ही हाथ खुले थे। ये आदमी कौन है, उसे कहां लेकर जा रहा है, उसे रत्ती भर भी आइडिया नहीं था। उसे बस इतना पता था कि उसे खरीदा गया है। इस आदमी ने उसे खरीदा है और अब भगवान ही जाने उसके साथ क्या होगा। बंगले के अंदर लाकर वो उसे सीढ़ियों से होता हुआ सीधा कमरे में ले जा रहा था। वो लड़की महसूस करती है कि ये आदमी सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहा है, तो क्या ये उसे घर लेकर आया है? उसने हिम्मत करके मुंह खोलते हुए कहा, माँ, मुझे कहाँ लेकर आए हो? लड़के ने एक नजर उस पर डाली, फिर आगे बढ़ते हुए बोला, अपने घर। और कहाँ? लड़की ने कहा, क्या करने वाह वाले हो तुम, मेरे साथ? उस आदमी ने कमरे का दरवाजा खोलते हुए कहा, सेक्स स्लेव के साथ क्या किया जाता है? ये सुनकर उस लड़की सी सांसें डर के मारे तेज हो गई, धड़कने शोर मचाने लगी। अगले ही पल उस आदमी ने उसे बिस्तर पर डाल दिया। 100 जोड़ कमेंट कंपलसरी है, कृपया इस पर कमेंट करके ही अगले एपिसोड पर जाएं। जाओ, तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। वो लड़की काफी डरी हुई बिस्तर के कोने में सिमट कर बैठी हुई थी। काफी देर तक वो ऐसे ही चुपचाप बैठी हुई थी, डरी हुई थी, घबराई हुई थी, लेकिन कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी।
उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दुनिया एक झटके में ही खत्म हो गई। पहले तो उसे बेच दिया गया ऐसे लोगों को जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। उसने वहां से बचकर निकलने की कोशिश की तो उसे बुरी तरह से मारा पीटा गया। यहां तक कि जितने दिन वो वहां पर रही उसे एक निवाला तक खाना नहीं दिया गया। और अब पता नहीं किसने उसे खरीद लिया और वह कहां पर है, क्या होने वाला है उसके साथ आगे, उसकी जिंदगी अब कैसी होने वाली है, इन सब चीजों का उसे, बेचारी मासूम को, कोई भी अंदाजा नहीं था। अपनी जगह पर वो सिकुड़ कर बैठी हुई थी। तभी उसे दरवाजा खुलने की आहट हुई। लगता है वो फिर से आ गया। यह महसूस करके वो और भी ज्यादा घबरा गई और कोने में दुबक गई। उसे सिर्फ कुछ कदमों के चलने की आवाज महसूस हो रही थी। फिर उसे वह भारी सी आवाज महसूस हुई जिसे सुनकर वो थरथरा गई। आगे आओ। उस आदमी की भारी सी आवाज सुनकर बेचारी मासूम लड़की का दिल उसके सीने में डर के मारे जोर जोर से कूदने लगा। उसका मन कर रहा था यहां से भाग जाने का, पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वह जानती थी, एक बार कोशिश करके देख चुकी थी, उसके बाद उसकी जो हालत हुई थी उसके अंदर डर बैठ गया। दोबारा भागने की वो हिम्मत भी नहीं कर सकती थी। लड़की ने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, मैं ये सब नहीं करना चाहती, मुझे जाने दीजिए। वो रोने लगी, लेकिन कुछ देर तक उसे कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी। फिर अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके पैर को पकड़ लिया। उसकी सांसें तेज हो गई डर के मारे। फिर उसे लड़के ने पैर पकड़ के उसे पीछे की तरफ खींच लिया, यानी अपनी तरफ। बिस्तर नरम था, इसलिए चोट लगने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जब उसने एकदम से खींचा तो वो हड़बड़ा गई। फिर एकदम से उसे अपने ऊपर एक बॉडी महसूस हुई। तेज सांसों के साथ उसके माथे पर पसीना भी आ गया। उसे किसी की सांसों की गर्माहट अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी, जैसे कि वह आदमी बिल्कुल उसके ऊपर है, उसका चेहरा बिल्कुल उसके चेहरे के पास है। धीरे धीरे उसका चेहरा उसकी गर्दन के पास जाने लगा और फिर कानों में भारी सी आवाज गूंजी, छोड़ दूं, जाने दूं तुम्हें, तुम यहां से जाना चाहती हो। वो लड़की कांपने लगी। उसने कहा, प्लीज प्लीज। तभी लड़के ने लड़की के कंधे को पकड़कर उसे पेट के बल एक झटके में लिटा दिया। वो लड़की कुछ समझ पाती उससे पहले लड़के ने पीछे से बंधे लड़की के हाथों को खोल दिया। लड़की थोड़ी सी हैरान हुई, लेकिन जब हाथ खुले तो उसे बड़ी राहत मिली, क्योंकि उसके हाथ इतनी कसके बंधे गए थे कि हाथों पर लाल निशान भी पड़ चुके थे। उसके बाद धीरे धीरे आदमी के हाथ लड़की की पीठ को सहलाने लगे, ऊपर की तरफ जाने लगे। लड़की को अपनी बॉडी में कट महसूस हो रहा था उस आदमी के छूने से। धीरे से अपनी उंगलियों से उसकी पीठ को प्यार से सहलाते हुए आदमी ने कहा, नाम क्या है तुम्हारा? लड़की ने डरी हुई सी आवाज में कहा, पल। सुनकर लड़का अपनी आईब्रोज ऊपर उठा लेता है और कहता है, पल? ये कैसा नाम है? इस नाम का मतलब पता है तुम्हें? लड़की ने कहा, पल यानी मोती। फिर लड़के ने लड़की की आंखों पर बंधी पट्टी को खींच लिया और अगले ही पल लड़की को सीधा लेटा दिया। एकदम से रोशनी पड़ने पर पल ने अपनी आंखों को कस के बंद कर लिया, क्योंकि एकदम से वह अपनी आंखें खोल नहीं पाए। काफी वक्त से उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, तकरीबन 2-3 दिन से। तो ये बहुत ज्यादा वक्त होता है। ऐसे में वह अचानक अपनी आंखें खोल नहीं पाई। फिर उसे अपनी आंखों पर नरमाहट महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे लड़के ने अपनी हथेलियां उसकी आंखों पर रख दी हो। जब पल ने महसूस किया कि लड़के ने अपने हाथ हटा लिए तो धीरे धीरे करके उसने अपनी पलकों को खोला। लेकिन वह आदमी उठकर चला गया था। उसने मुश्किल से अपनी आंखें खोली, पलकों को कई बार झपकाया और फिर देखा कि उसके ऊपर कोई भी नहीं है। उसने यहाँ वहां देखा तो उसकी नजर बालकनी पर गई। वह आदमी बालकनी में खड़ा हुआ था, सिर्फ पैंट पहने हुए। उसका शरीर बहुत लंबा, चौड़ा, कसा हुआ, मजबूत और मस्कुलर लग रहा था। उसकी पीठ देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह कितना फिटनेस फ्रीक इंसान है। उसके दोनों हाथ बालकनी की ग्रिल पर रखे हुए थे और एक हाथ की उंगली में जलती हुई एक महंगे ब्रांड की सिगरेट थी। पल जैसे तैसे करके उठकर बैठ गई और थोड़ी घबराहट भरी नजरों से, मगर थोड़ा कंफ्यूजन में, उस आदमी को देखने लगी। पल के बदन पर कपड़े नहीं थे, सिर्फ बिकिनी थी जिसमें उसे खरीदा गया था, जो उन लोगों ने ही उसे पहनाई थी ताकि वो ऑडियंस के सामने उसका अच्छे से प्रदर्शन कर सके। सबसे पहले तो उसने तुरंत चादर को पकड़कर अपने बदन पर लपेट लिया और फिर बालकनी में खड़े उस इंसान को देखने लगी। तो क्या यह वह इंसान है जिसने मुझे खरीदा है? उसने अपना सलाइवा गटका और चुपचाप बैठी रही। सिगरेट खत्म करने के बाद वह आदमी पलटकर कमरे के अंदर आया। उसे आदमी को देखकर कुछ सेकंड के लिए तो पल की जैसे सांस ही रुक गई और धड़कनें काफी तेज हो गईं। दिखने में वह बांका नौजवान इतना खूबसूरत था कि कुछ सेकंड के लिए तो पल भूल ही गई कि यह वही है जिसने उसे खरीद कर लाया है, और बस उसके हैंडसम चेहरे को देखते ही रही।
हैंडसम सा चेहरा होने के साथ जो बाल उसके माथे पर आ रहे थे, उसकी आंखों की कोल्डनेस और चेहरे के जीरो एक्सप्रेशंस उसे और भी ज्यादा लाजवाब, मर्दाना लुक दे रहे थे। उसकी बॉडी की तो तारीफ करना बेकार ही है, क्योंकि उसके लिए तो शब्द ही नहीं है। इतना गजब का शरीर, इतनी गजब की मस्कुलर बॉडी थी उसकी। अब पल को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपनी किस्मत पर खुश होना चाहिए या दुखी। इतने हैंडसम नौजवान ने उसे खरीदा है, पर आखिर लाया तो वह उसे खरीद कर ही है। कुछ भी हो, पल होश में आती है और एक बार फिर से घबराकर अपनी नजरों को नीचे कर लेती है। वह आदमी बिस्तर के साइड में रखी चेयर पर बैठा और अपने पैरों को बिस्तर के ऊपर रख लिया। गौर से उस लड़की को देखने लगा, यानी पल को। पल ने अपनी नजरें उठाई और उस आदमी को देखा जो उसे देख ही जा रहा था। पल ने थोड़ा घबराते हुए कहा, आप मुझे खरीद कर लेकर आए हैं। अब आप क्या करने वाले हैं मेरे साथ? वो उसके साथ क्या कुछ कर सकता था, ये सोचकर ही पल के रोंगटे खड़े हो रहे थे। पल की बात सुनकर कोई ज्यादा खास बदलाव नहीं आया उस आदमी के चेहरे पर। उसने इतना कहा, तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूं तुम्हारे साथ? पल ने थोड़ा घबराते हुए कहा, जाने दीजिए प्लीज। उस आदमी ने जवाब दिया, ठीक है, जाओ। अचानक उस आदमी की बात सुनकर पल हैरान हो गई और उसकी आंखों में चमक आ गई। क्या सचमुच? उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी क्या सुना। उस आदमी ने हल्के से अपने कंधे उचकाए और कहा, जाओ, तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, आजाद हो तुम, जाओ, जाओ। उस लड़की को अपने कानों पर अब भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब जब कह दिया है कि जाने के लिए, तो जाना तो पड़ेगा ही ना। उस लड़की ने कहा, क्या मुझे कुछ कपड़े मिल सकते हैं? वह लड़की अभी तक बिकिनी में चादर से अपने बदन को ढक कर बैठी थी। उस आदमी ने अपनी वह शर्ट उसकी तरफ फेंक दी जो उसने अभी अभी निकाली थी और चुपचाप बैठकर उसे देखता रहा। उस लड़की ने फटाफट थोड़ा वकवर्ड होकर वो शर्ट उठाई और पहन ली। फिर वो बिस्तर से नीचे उतरी और बोली, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद वो कमरे से भाग गई। उस आदमी के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, एक नटखट सी मुस्कुराहट जिसमें हल्की शैतानी थी, और वह बैठकर सामने रखे शराब के गिलास को उठाकर उसकी सिप लेने लगा। पल सीढ़ियों से होते हुए भागकर आगे बढ़ रही थी। उसने देखा कि बंगला बहुत ही बड़ा और आलीशान था। यह आदमी जरूर बहुत बड़ा रईस आदमी है। रईस तो होगा ही, सबसे ज्यादा कीमत लगाकर उसने उसे खरीदा जो है। लेकिन एक मिनट, इतनी महंगी कीमत पर उसे खरीदने के बावजूद भी वह उसे ऐसे कैसे जाने दे रहा है? इतनी आसानी से? सोचने वाली बात तो थी, लेकिन अगर सोचने बैठ जाती तो शायद निकल नहीं पाती। ये सोचकर पल सीधा दरवाजे की तरफ भागी। दरवाजा खोलकर वह बाहर गार्डन की तरफ भाग रही थी ताकि मेन गेट से होते हुए बंगले से बाहर निकल सके। लेकिन तभी अचानक उसके कदम रुक गए। उसने कुछ ऐसा देखा कि उसकी आंखें फट गईं और उसकी सांसें हलक में ही अटक गईं। उसने देखा कि दो बहुत बड़े बड़े, बिल्कुल जंगली टाइप के, शेरों की साइज के कुत्ते, जो शक्ल से बड़े भयानक लग रहे थे, गेट के पास खड़े हुए थे। जैसे ही उन दोनों ने पल को देखा, वे जोर जोर से भौंकने लगे और उसकी तरफ दौड़ने लगे, मानो काट कर खा जाएंगे। पल ने जब ये देखा, तो उसके चेहरे का रंग डर के मारे सफेद पड़ गया। वह उल्टे पैर बंगले के अंदर चिल्लाते हुए भागी। कुत्ते भी उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी, आगे भाग रही थी। अंदर जाकर वह तुरंत सीढ़ियों से होते हुए उसी कमरे में गई जहां पर वह आदमी बैठा हुआ था। कुत्ते बिल्कुल उसके पीछे थे। पल इतनी ज्यादा घबरा गई थी कि उसे सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह तुरंत कमरे में गई और उस आदमी के ऊपर उछल गई। उस आदमी ने तुरंत पल को अपनी बाहों में पकड़ लिया। वह कुत्ते अंदर जाकर भी इतनी बुरी तरह से भौंक रहे थे कि पल ने डरकर उस आदमी के सीने में अपना सिर छुपा लिया, जोर से उसे हक कर लिया। उसने अपने नाखूनों से उसे आदमी की पीठ को इस कदर जकड़ लिया कि उसके नाखूनों के निशान उस आदमी की नंगी पीठ पर छप गए। उस आदमी ने कुत्तों की तरफ देखा, उसे आदमी की नजरों को, यानी कि अपने मालिक की नजरों को अपने ऊपर महसूस कर वह दोनों चुप हो गए और फिर हल्की सी आवाज करते हुए बेचारा मासूम चेहरा बनाकर वहीं जमीन के ऊपर बैठ गए। वो लड़की जोर से कांप रही थी, इतना जोर से उस आदमी को पकड़ के रखा था मानो कि उसकी स्किन को ही खींच डालेगी, पर उस आदमी के चेहरे पर ऐसा कोई भाव नहीं था। वो तो बस प्यार से मानो उसे अपनी बाहों में लेकर आराम से बैठा हुआ था। उसे इतना डरा हुआ देख, इतना कांपता थरथराता हुआ देखा, उसके होंठ हल्के से ऊपर उठ गए। पल की धड़कनें बहुत तेज थी। कुत्तों के भौंकने की आवाज जैसे ही बंद हुई, वो थोड़ा होश में आए और देखा कि वो इस वक्त कहां पर है। वो इस वक्त उस आदमी की गोद में उससे चिपकी हुई है। उसने अपना सर उठाकर उस आदमी की तरफ देखा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। उस आदमी की आंखों में एक अलग ही नशा था।
कोई देखे तो हिप्नोटाइज हो जाए। देखने में 28-29 से ज्यादा का नहीं था। पल घबराकर एकदम से उस आदमी की गोद से खड़ी हो गई और एकदम से दूर हो गई। तभी अचानक वह दोनों कुत्ते फिर से खड़े हो गए और पल के ऊपर एकदम से भौंकने लगे। पल की आंखें फिर से फट गई और वह एक बार फिर से उस आदमी के ऊपर कूद गई। आहा। उद्धरण चिन्ह 100 जोड़ कमेंट्स। कमेंट कंपलसरी है। कहानी का अगला भाग के लिए 1000 कमेंट्स कर दीजिए।